हाँ, ये मैं भूल जाता हूँ क्लास शुरू करके। ओके, अभी मैंने ये ऑन कर दिया, ठीक है। ओके, तो अभी ये लास्ट लेक्चर में से ही कमेंट्स चल रहे हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन किसी वेरिएबल की फाइंड करना और उसके एक्सपेक्टेशन की वैल्यू को इंटरप्रेट करना कि वो एक्सपेक्टेशन जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, और उसकी वैल्यू का किसी हद तक एवरेज से कंपैरिजन करना, ये आपको जो है वो देखना आना चाहिए, ठीक है। और ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि आम रैंडम वेरिएबल्स और उनकी डिस्ट्रीब्यूशंस की एक्सपेक्टेशंस कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बस वाली एग्जांपल भी हमने की थी, ये एक कंटिन्यूस टाइप की एग्जांपल है शायद। अच्छा, हमने ये करना था काम, जो अभी ये न्यू टॉपिक आया सामने, एक्सपेक्टेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल। अब अगर आपके पास एक फंक्शन x है और वो x जो है दैट इज़ योर रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो आपको जो है अब इस रैंडम वेरिएबल के बजाय इसका एक फंक्शन अगर कंसिडर करना है कि मैं कहूँ कि मेरा रैंडम वेरिएबल तो x है, लेकिन मुझे अब x की डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मुझे रैंडम वेरिएबल x स्क्वायर की डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए, ठीक है। तो हम रैंडम वेरिएबल x की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे कंसिडर करेंगे। तो सपोज कर लें, सबसे बेसिक एग्जांपल उसने दिए यहाँ पे, कहता है कि लेट x डिनोट अ रैंडम वेरिएबल जिसकी डोमेन में सिर्फ 3 वैल्यूज़ हो सकती हैं, -1, 0 और 1, ठीक है। ये आपके पास रैंडम वेरिएबल x की डोमेन आ गई, ठीक है। और जो रैंडम वेरिएबल x का जो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है वो ये दिया हुआ है, ठीक है। कोई बताएगा प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन क्या होता है किसी रैंडम वेरिएबल का? किसी रैंडम वेरिएबल x का प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन जल्दी से मुझे बता दें क्या होता है, क्योंकि लास्ट 2 लेक्चर्स मेरा ख्याल है इसी चीज़ पे जो है वो हम कर रहे हैं डिस्कशन। हाँ जी, प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन। ऑफिस चेक करो, हाँ नहीं नहीं साथ ऑफिस चेक करो, सही साइड टेबल पे पड़ी है। हाँ हाँ जी, नहीं याद आ रहा कि कैसे फाइन की थी प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी के आवाज़ भी नहीं आ रही? सर आ रही है आवाज आपकी। ओके अच्छा, चलें जी, मैथ्स फंक्शन का मैं दोबारा बता देता हूँ फिर कि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन किसी रैंडम वेरिएबल का हमने डिफ़ाइन किया था कि हम किसी फंक्शन को कैपिटल P उसका नाम था, हम कहेंगे कि वो प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल का अगर वो रैंडम वेरिएबल डिस्क्रीट वैल्यूज़ अज्यूम करे, और डिस्क्रीट वैल्यूज़ में हमने कहा था कि वो फाइनाइट वैल्यूज़ भी अज्यूम कर सकता है और इन्फिनिट वैल्यूज़ भी अज्यूम कर सकता है, लेकिन वो वैल्यूज़ के दरमियान गैप्स होंगे। ऑब्वियसली अगर सिर्फ इन्फिनिट वैल्यूज़ हैं तो उनमें लाजमी गैप्स होने चाहिए, गैप्स के बगैर इन्फिनिट वैल्यूज़ नहीं हो सकती, फिर वो रियल इंटरवल बन जाएगा और उसमें कभी अनकाउंटेबल मैनी वैल्यूज़ होती हैं, वो इन्फिनिट वैल्यूज़ सिर्फ इन्फिनिट वैल्यूज़ नहीं होती। तो जब भी कहा जाए कि एक वैल्यू एक वेरिएबल एक फाइनाइट वैल्यू अज्यूम करता है या इन्फिनिट वैल्यू अज्यूम करता है तो वो डिस्क्रीट ही होगा लाजमी। वो रियल वेरिएबल्स जो कि अनकाउंटेबल मैनी वैल्यूज अज्यूम करते हैं वो इन जनरल रियल डोमेन पे वो डिफाइन होते हैं। तो एक मैथ्स फंक्शन है जो कि डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है, तो बता दिया कि उसकी वैल्यूज़ फाइनाइट होंगी या इन्फिनिट होंगी, काउंटेबल मैनी वैल्यूज़ होंगी। तो उस वेरिएबल की मुख्तलिफ वैल्यूज़ और उन वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटीज़ को असाइन करना कि उस मैथ्स प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन एक फंक्शन होगा जो कि एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल को मुख्तलिफ वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटीज़ असाइन करेगा, ठीक है। जिसमें फंक्शन होता है ना कि फंक्शन की डोमेन होती है और आप डोमेन की वैल्यू फंक्शन में पुट करते हैं तो वो एक इमेज असाइन करता है डोमेन की वैल्यू को, फंक्शन का काम है।
तो इसी तरह ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है, ये एक फंक्शन है, ये डोमेन की वैल्यू इसको देंगे और ये उस डोमेन की वैल्यू को प्रोबेबिलिटी असाइन कर देगा। और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली थी कि प्रोबेबिलिटीज़ नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, 0 से 1 के दरमियान में होनी चाहिए। और इन सब प्रोबेबिलिटीज़ का, अगर ये मैथ फंक्शन है किसी रैंडम वेरिएबल का, तो इन सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होना चाहिए। तो इसने क्वेश्चन में एक प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन दिया हुआ है और इनकी ये डोमेन की तीनों वैल्यूज़, अगर तो यहाँ पे ये चीज़ होती ही ना ठीक है, और यहाँ पे दोनों को वो, या फिर यहाँ पे वो 0.3 और 0.7 प्रोबेबिलिटी असाइन कर देता, तो क्या ये मैथ फंक्शन बन जाता उस इसी रैंडम वेरिएबल x का? यस सर, हो जाता। हाँ बिल्कुल गलत। दोबारा से सोचें, अगर ये प्रोबेबिलिटीज़ जो मैंने भी एक काट दिया, अगर ये ना होती तो जो बाकी फंक्शन बचा है, क्या ये प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन है क्या? तो अभी जो मैंने प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन की डेफिनेशन बताई है उसी को ज़रा रिपीट करें कि वो क्या होता है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। सर ये आपने 7 लिखा है या 0.7? 0.7, जाहिर बात है, ओके सर। 0.7। तो ओके सर। अब ये जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन क्या होता है, मैंने भी बताया कि रैंडम वेरिएबल की को सर मुख्तलिफ ग्रेटर देन 0 डोमेन, होना चाहिए, फाइनाइट। ग्रेटर और इक्वल और टू, हाँ जी, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज 1 होना चाहिए। और इसके अलावा 0 हो सकती है प्रोबेबिलिटी। हाँ 0 भी हो सकती है, 1 और भी हो सकती है, लेकिन इसके सारी अलावा प्रोबेबिलिटीज नॉन नेगेटिव और सम 1 होना चाहिए इन सब का। फाइनाइट। तो ये तो सारी हो गई है ना, ये तो सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये मैथ फंक्शन क्यों नहीं है? हाँ जी, क्योंकि मैंने सर भी इसमें डेफिनेशन के अंदर ही -1 क्या हुआ इसको? हाँ माइनस जी वन वाली दोबारा। प्रोबेबिलिटी जो है वो है ही नहीं है, तो वो वाली चीज़ फिर नहीं कंसिडर हुई। हमने सारी वैल्यूज़ का वो लेना था ना। हाँ सारी वैल्यूज, इतनी सी बात है, सारी वैल्यूज को लेना था। और इसमें -1 पे फंक्शन डिफाइन ही नहीं है प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन, यानी कि प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन को चाहिए था कि डोमेन की सारी वैल्यूज़ को प्रोबेबिलिटीज असाइन करता। तो रैंडम वेरिएबल का जब बताया है कि वो 3 वैल्यूज अज्यूम करता है रैंडम वेरिएबल, -1, 0 और 1, तो इस रैंडम वेरिएबल पे जो फंक्शन डिफाइन होगा वो इन तीनों वैल्यूज़ पे एक आंसर भी दे। अगर वो फंक्शन इनमें से किसी एक पे आंसर ही नहीं देगा तो वो तो एक अनडिफाइंड फंक्शन हो जाएगा उस डोमेन वैल्यू पे। तो वैस मैथ फंक्शन जो है जब हम डिफाइन करेंगे तो वो इन सारी वैल्यूज़ पे प्रोबेबिलिटीज़ देगा। तो -1 पे भी होनी चाहिए कोई ना कोई प्रोबेबिलिटी, भले वो 0 हो जाए। अब मैं अगले केस में अगर यहाँ पे -1 पे 0 दे दूँ और फिर ये 0.7 दे दूँ दूसरी पे और फिर 0.3, तो ये बिल्कुल सही है मैथ फंक्शन, तीनों वैल्यूज़ पे आंसर देता है, नॉन नेगेटिव आंसर देता है, सम 1 देता है, तो अभी भी ये ठीक है। और अगर ये 0 और 0.7 और 0.3 के बजाय आप 0.2, 0.5 और 0.3 कर दें तो स्टिल ये जो है बन जाएगा मैथ फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक आपने मैथ फंक्शन को देख लिया कि क्वेश्चन में वेरिएबल असाइन किया, वेरिएबल डिफाइन किया हमने, 3 वैल्यूज हैं उसकी डोमेन में और उन तीनों पे प्रोबेबिलिटीज दे रहा है, इस तरीके से मैथ फंक्शन भी दे दिया। तो एक वेरिएबल भी दे दिया आपको, एक मैथ फंक्शन भी दे दिया, यानी कि उस वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको हमने बता दी है कि ऐसे प्रोबेबिलिटीज डिस्ट्रीब्यूट होंगी ओवर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द रैंडम वेरिएबल। अब वो कहता है कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कैलकुलेट करो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का क्या मतलब है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कैसे निकाली थी पिछले सेक्शन में, अगर आपको याद हो तो वो x इंटू पी ऑफ एक्स थी, ठीक है। वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इट्स मैथ फंक्शन, यानी कि x को x की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करो और सब x वैल्यूज़ के लिए इस समेशन को सम करो, तो दैट वाज द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अब वेरिएबल अगर आपको एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन चाहिए तो आपको एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी कि एक्स स्क्वायर क्या है और फिर एक्स स्क्वायर के अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक्सपेक्टेशन यही होती है ना कि वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी और सारी वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल के लिए उनको सम करो, यानी कि एक्सपेक्टेशन में यही आता है कि वेरिएबल की हर वैल्यू और उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है उसकी अकर करने की प्रोबेबिलिटी से। तो अगर x की एक्सपेक्टेशन x इंटू पी ऑफ एक्स है
तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन होगी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स स्क्वायर, कि एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करो प्रोबेबिलिटी के, वो एक्स स्क्वायर अकर करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और यहाँ पे फिर जो वेरिएशन हो सके एक्स स्क्वायर की उसके लिए ये सारा सम करेंगे तो वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाएगी। ठीक है, तो अब आप x आपके सामने दिया हुआ है, तो आपने x को देखा और आपने सबसे पहले आपने सपोज कर लिया कि मैं नए वेरिएबल को जो मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर उसका मैं नाम y दे लेता हूँ। सो y की सबसे पहले वैल्यूज़ को देखा, x की वेरिएशन को देखते हुए y की वेरिएशन निकाल ली। y की वेरिएशन कैसे आएगी, x की वेरिएशन x की वैल्यूज़ ली और उनके स्क्वायर किए तो उससे y की वैल्यूज़ आ गई। तो आपने पहले y की वैल्यूज़ निकाली कि y की वैल्यू 1 हो सकती है और y की वैल्यू 0 हो सकती है। ठीक है, तो आपने ये y की दो वैल्यूज़ आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि -1 का स्क्वायर करो, x की वैल्यू -1 है उसका स्क्वायर 1, x की वैल्यू 0 है उसका स्क्वायर 0, x की वैल्यू 1 है उसका स्क्वायर 1। तो y जो कि एक्स स्क्वायर है उसके टोटल दो वैल्यूज़ मिली हैं, एक 1 और एक 0। और y की वैल्यू जो 1 है, और प्रोबेबिलिटी फिर क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स 1 जो है वो सेम होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स -1 से, क्योंकि x इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर है ये y इक्वल्स 1, और उसके अकर करने की प्रोबेबिलिटी को हम डिफरेंट नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो मैंने स्क्वायर लगाया था ना p ऑफ x स्क्वायर के अंदर, यहाँ से आप स्क्वायर को इग्नोर कर सकते हैं, यानी कि x की प्रोबेबिलिटी अगर आपको पता है तो एक्स स्क्वायर की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी, लेकिन आपने वो डिफरेंट वैल्यूज़ देख लेनी है जो कि उसके स्क्वायर को करस्पॉन्ड करती हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास -1 x की वैल्यू -1 की प्रोबेबिलिटी आपको पता थी और वो थी -0.2, ठीक है 0.2, और इसी तरह x की वैल्यू 1 की प्रोबेबिलिटी भी आपको पता थी और वो थी 0.3, और आपने देखा कि y इक्वल्स 1 जो है वो कितने तरीक़ों से ऑब्टेन किया जा सकता है। ठीक है, y इक्वल्स 1 कितने तरीक़ों से ऑब्टेन किया जा सकता है, वो आपको मिल गया, आपने x की वैल्यूज़ को देखा और उनमें से सबके स्क्वायर कर दिए, तो जो जो y की वैल्यू 1 के बराबर आ गए उन सब की प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया, तो उससे आपके पास जो नई डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएबल बन रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। ठीक है, यानी कि आपने वेज कैलकुलेट कर लिए कि जो नया वेरिएबल y है वो कितने वेज में ऑब्टेन किया जा सकता है। तो आपको दो वेज मिले कि एक है x की वैल्यू -1, उसका स्क्वायर करने से भी y1 मिल जाएगा, और एक है x की वैल्यू 1, उसका स्क्वायर करने से भी y1 मिल जाएगा। तो जो जो x की वैल्यूज़ ने करस्पॉन्ड किया है उस y की वैल्यू को उनकी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड कर दिया, तो वहाँ से आपको y की नए वेरिएबल की जो वैल्यू है उसकी प्रोबेबिलिटी मिल गई। फिर इसी तरह आपको y की वैल्यू 0 की प्रोबेबिलिटी चाहिए थी, आपने देखा कि x में किस किस वैल्यू का स्क्वायर करने से मुझे y की वैल्यू 0 मिलेगी, और वो आपके पास सिर्फ x इक्वल 0 ही था, तो x इक्वल 0 की इक्वल ही आई है y इक्वल 0 की प्रोबेबिलिटी, और वो आ गई 0.5। ठीक हो गया, तो इस तरीके से आपके पास नया वेरिएबल y आ गया और y की वैल्यूज़ की वेरिएशन होगी 0 से 1 तक, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन आ गया, ये जो मैंने ब्रैकेट किया है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल y की वैल्यूज़ दो हैं, दो वेरिएशन है इसकी, दो वैल्यूज़ ये ऑब्टेन कर सकता है, एक y0 और एक y1, और दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी को लिस्ट करने से ये इसका मैथ फंक्शन बन गया y वेरिएबल का। ठीक है, अब जो काम हमने करना था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए थी, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर किसके होगी, एक्स स्क्वायर, क्योंकि y का है आपने उसको, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ y आ जाएगी, और वो निकलेगी y के लिहाज से फार्मूला इवेल्युएट कर दो कि समेशन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो y की वैल्यू 1 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, y की वैल्यू 0 उसकी प्रोबेबिलिटी 0.5, तो इसका सम करने से आपको मिल गया समेशन y इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ y का सम, जो कि 0.5 ही आ गया। सो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 0.5 है। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो किसी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है उसकी भी प्रोबेबिलिटी, उसका मैथ फंक्शन निकाल सकते हैं, और वहाँ से फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल जो हैं उनकी एक्सपेक्टेशंस भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एग्जाम्पल आपके सामने सारी सॉल्व हुई हुई है। अच्छा अच्छा, अब दूसरी चीज़ है कि वो कंपेयर कर रहा है कि एक्सपेक्टेशन जो आपने निकाली है एक्स स्क्वायर की, वो क्या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के बराबर है या एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये स्क्वायर में
अगर x के साथ स्क्वायर आई है तो क्या मैं इस स्क्वायर को बाहर लिख सकता हूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर के तौर पे? तो नीचे कंपैरिजन उसने किया हुआ है यहाँ पे, वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x अगर आप निकालें तो वो निकलेगी 0.1। ठीक है, आप यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x खुद अलग से निकाल लो। आपने क्या करना है, -1 इंटू 0.2 प्लस 0 इंटू 0.5 प्लस 1 इंटू 0.3, तो 0.3 माइनस 0.2 0.1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ज़ुबानी सा छोटा सा काम है एक्सपेक्टेशन निकालना। तो 0.1 जो है दैट इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल x। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हो सकता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x का स्क्वायर करने से आती हो, किसी के जहन में आ सकता है ये। तो आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ x निकाली, उसका स्क्वायर किया तो वो तो 0.01 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 0.01 इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम 0.5। तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर करना और एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर करना बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर आपने देख लिया कि आपको पहले x स्क्वायर वेरिएबल नया डिफाइन करना है, यानी कि x तो आपके पास था वेरिएबल और उसकी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन। अब उस वेरिएबल को यूज़ करते हुए उसका स्क्वायर के ज़रिए एक नया वेरिएबल डिफाइन किया और उसकी प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन नया ऑब्टेन किया आपने, और फिर उसकी आपने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकाली है और एक्सपेक्टेशन निकाली है। ठीक है, सर क्या क्या ये पॉसिबल है कि हमारे पास जो रैंडम वेरिएबल में वैल्यूज़ हैं वो -1 और 0 होती, और प्रोबेबिलिटी हमारे पास जब हम इसका स्क्वायर लेते वो 1 आता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 अगर एग्जिस्ट ही ना करती तो तब ये चीज़। दोबारा से एक बार, क्या आपने वेरिएबल की प्रोबेबिलिटीज़ क्या आपने डिफाइन किया है कि वेरिएबल की वैल्यू सिर्फ -1 और 1 होती? जी सर। ठीक है, और प्रोबेबिलिटीज़ क्या माइनस होती हैं वन इनकी? -1 या 0 होती तो। -1 और 0 होती, जी। और जो एक्स वेरिएबल पर डिफाइन इनके किया हुआ है। जी, ठीक इनका है, फिर और इसकी मैथ फंक्शन जो है वो उनकी प्रोबेबिलिटी -2 और -0.5 प्रोबेबिलिटी होती। प्रोबेबिलिटी बताएं, प्रोबेबिलिटी -1 की ऑफ प्रोबेबिलिटी कितनी? 0.2 2, और और 0 की प्रोबेबिलिटी 0.8। 0.8। ठीक होगा, चलो मैथ फंक्शन तो आपका ठीक है। अब आप इसकी एक्सपेक्टेशन निकालें ज़रा, तो एक्सपेक्टेशन नेगेटिव में आ जाएगी। सही है ना, जी कि -1 इंटू 0.2, तो ये -0.2 इसकी एक्सपेक्टेशन आ जाएगी। और फिर जब आप इस वेरिएबल का स्क्वायर डिफाइन करेंगे, -0.2 तो इसकी अपनी एक्सपेक्टेशन आ गई। फिर इस वेरिएबल का स्क्वायर डिफाइन करेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी 0 और 1। ठीक है, जी वो सर। उस वेरिएबल जी का सर। स्क्वायर है। और प्रोबेबिलिटीज आएंगी वो चेंज नहीं होंगी, क्योंकि जो 1 को ऑब्टेन करने का जो है वो एक ही तरीका है, वो है -1 के जरिए। सही है ना, तो -1 ही, क्योंकि 1 प्रोड्यूस कर रहा है तो इस वजह से 1 की प्रोबेबिलिटी -1 की प्रोबेबिलिटी के बराबर ही होगी। और 0 को ऑब्टेन करने का एक ही तरीका है, वो है 0 के ज़रिए। सो 0 की प्रोबेबिलिटी भी वही होगी जो कि 0 की पहले थी। सो मैथ फंक्शन चेंज नहीं हुआ, वेरिएबल तो स्क्वायर करने से चेंज हो गया। अगर ये x था तो ये x स्क्वायर हो जाएगा, तो वेरिएबल तो चेंज हो गया बट इसका मैथ फंक्शन चेंज नहीं हुआ। ठीक है, तो इस वजह से एक्सपेक्टेशन जो है, अब सिर्फ एक्सपेक्टेशन का साइन चेंज होगा। वो आपको नज़र आ ही गया कि अब एक्सपेक्टेशन अब 2 आ जाएगी, x स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन। जी सर। ठीक है, समझ आ रहा है ना? तो ये कैलकुलेशन आप इजीली कर जी सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल की वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक जा रही हैं, और आपका जो वेरिएबल है उसकी प्रोबेबिलिटीज़ हर पॉइंट पे क्या क्या आ रही हैं, यानी कि मैथ्स फंक्शन। तो वेरिएबल पता हो, उसका मैथ्स फंक्शन पता हो, तो आप फिर उससे एक नया जो फंक्शन बनाना है आप वो इजीली बना सकते हो, उसका नया मैथ्स फंक्शन भी बना सकते हो और उस नए वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन भी निकाल सकते हैं। अब ये जनरल इसको हैंडल करने लगा यहाँ पे। ठीक है, if x is a discrete random variable that takes on values of this kind with respective probabilities, जो कि उसका मैथ्स फंक्शन है। ये वेरिएबल एक्स आई जो है वेरिएबल की वैल्यूज होंगी, और पी ऑफ एक्स आई जो है वो मैथ्स फंक्शन की प्रोबेबिलिटीज कोरस्पॉन्डिंग आ गई। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ जी ऑफ एक्स जो है दैट इज इक्वल टू समेशन जी ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जितनी एक्स आई की वैल्यूज़ नोट की हैं, और आपने अब जो है वो जी ऑफ एक्स पे जो है वो डिफ़ाइन करना है, नई नई एक्सपेक्टेशन डिफ़ाइन करनी है एक्स की बेस पे जी ऑफ एक्स की। सही है, तो उसके लिए एक सेकेंड ऐड कर लूँ। अच्छा,
तो इसके लिए आपने जो फार्मूला अप्लाई करना है वो ये वाला फार्मूला है जिसको मैंने टिक किया सबसे आखिर में, ठीक है, ये वाला फार्मूला। और ये फार्मूला अगर गौर से देखें तो आपको बता रहा है कि प्रोबेबिलिटी असल में पी ऑफ एक्स आई ही इस्तेमाल हो रहा है। देखें आप अब इस वक्त जी ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेशन फाइंड करने जा रहे थे, लेकिन उसकी एक्सपेक्टेशन फाइंड करते वक्त जो आपने मैथ्स फंक्शन इस्तेमाल किया है वो पी ऑफ एक्स आई है, जो कि असल में एक्स का मैथ्स फंक्शन था, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मैथ्स फंक्शन अब आपने देख भी लिया कि दोनों केसेस में जब आपने वेरिएबल के स्क्वायर्स फाइंड किए हैं तो उनके मैथ्स फंक्शन जो नए आए हैं उनकी प्रोबेबिलिटीज हम एक्स की प्रोबेबिलिटीज़ को ही यूज़ करके आई हैं ना एक तरीके से। तो वही बात है यहाँ पे कि आपने असल में पी ऑफ एक्स आई ही यूज़ करना है, यानी कि एक्स का ही मैथ्स फंक्शन यूज़ करना है, और उसको यूज़ करते हुए आप एक्स से किसी भी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। और आपका एक्सपेक्टेशन निकालने का तरीका ये होगा कि सिर्फ जो है वो एक्स को आपने उसका फंक्शन यहाँ पे कंसिडर करना है, एक्स की जगह पे, एक्स की जगह पे आपने फंक्शन कंसिडर करना है, और साथ में प्रोबेबिलिटी आपने अंडरलाइंग एक्स की ही निकालनी है, ठीक है। यानी कि जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा था ना शुरू में कि आपने स्क्वायर आपने ले लेना है, ठीक है, आपने यहाँ पे स्क्वायर कर देना है, और आपने उसके साथ जो मैथ्स फंक्शन है वो एक्स का ही इस्तेमाल कर देना। वहाँ पे जो भी फंक्शन की पावर्स वगैरह आ गई हैं या जो भी है नई चीज़ उसको इग्नोर कर देना आपने, ठीक है। तो मैं यहाँ से फालतू चीज़ें मिटा देता हूँ, हो गया। और असल में अब आप नोट करो तो आपको यहाँ नीचे समेशन जो है उसकी भी आपको वेरिएशन जो है वो फंक्शन पे नहीं चाहिए। अगर आप डोमेन की वैल्यूज़ के की रिस्पेक्ट से ही अगर आप इसको चेंज करते हो और एक्स स्क्वायर इंटू पी एफ एक्स को इवेल्यूएट करते हो, ठीक है। हाँ, अब यानी कि आपने यहाँ पे फंक्शन इस्तेमाल किया कि अगर आपको एक्स स्क्वायर का मैथ्स फंक्शन चाहिए तो आपने यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस्तेमाल किया, और उसके साथ जो मैथ्स फंक्शन है वो आपने अंडरलाइंग एक्स का ही इस्तेमाल करना। और जब आप हर एक्स की वैल्यू के लिए जब आप इसको अप्लाई करोगे एक्स की हर वैल्यू के लिए, तो ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे वो -1 और 1 रिपीट हुए थे वहाँ वहाँ वो मैथ्स फंक्शन खुद ही रिपीट हो जाएगा, और उस वक्त आप देखोगे कि बिल्कुल वही आंसर्स आएंगे जो भी आपने पहले निकाले हैं एक्स स्क्वायर के मैथ्स फंक्शन के, ठीक है। तो वो यही उसने अप्लाई करके दिखाया है यहाँ पे कि जो 0.5 एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन आपने अभी निकाली थी उसमें असल में 1 आने के जो चांसेस थे वो इस तरीके से ऐड हो गए थे, ठीक है। यानी कि आपने पहले कहा ना कि पॉइंट के -1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आता है और उसकी प्रोबेबिलिटी 0.2 है, फिर 1 का स्क्वायर करो तब भी 1 आता है उसकी प्रोबेबिलिटी 0.3 है। तो असल में 0.2 और 0.3 ने इकट्ठे कंट्रीब्यूट किया था एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है उसकी 1 वैल्यू के अगेंस्ट, और 0.5 जो था प्रोबेबिलिटी उसने अकेले कंट्रीब्यूट किया था 0 वैल्यू के अगेंस्ट जो कि एक्स स्क्वायर की थी, क्योंकि एक्स स्क्वायर की दो ही वैल्यूज थी 0 और 1। तो आप देखेंगे इनको कंबाइंड तरीके से हमने ड्रॉ किया था लास्ट टाइम, और अब आपका फंक्शन आपको कह रहा है कि आप जस्ट जो है अगर इनको सारी एक्स वैल्यूज के लिए अलग अलग भी सम कर लो तो ये खुद ही उस ऑर्डर में अरेंज हो जाती हैं जिस ऑर्डर में हम कर रहे थे लास्ट टाइम, ठीक है। तो अगर आप समेशन एक्स पे ही रहने दें और हर बार एक्स का हर बार आप उस तरीके से फंक्शन बना के और उसके साथ जो प्रोबेबिलिटी है वो अंडरलाइंग एक्स की ही रहने दें, तो खुद ब खुद वो डिस्ट्रीब्यूशन खुद ब खुद होल्ड कर जाएगी जो डिस्ट्रीब्यूशन हम बना रहे हैं, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे उसने एक्स की वैल्यू पहले -1 ली और -1 का स्क्वायर करके और -1 की ही पी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू 0 ली, 0 का स्क्वायर करके 0 की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक्स की वैल्यू 1 ली और 1 का स्क्वायर करके 1 की प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप देखो मैथ्स फंक्शन आप एक्स का ही इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन एक्सपेक्टेशन आप एक्स स्क्वायर की निकाल रहे हो। इसका मतलब है कि एक्स का कोई भी फंक्शन बेशक आप ले लें तो उसकी अंडरलाइन जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है प्रोबेबिलिटी की वो वही रहती है जो कि एक्स की अपनी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपने एक्स की ही इस्तेमाल करनी है, लेकिन वेरिएबल आप कोई भी ले सकते हो एक्स का और उसकी आप एक्सपेक्टेशन अलग से निकाल सकते हो जो कि एक्स से डिफरेंट आंसर ही देगी आपको इस तरीके से, ठीक है। तो ये आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। अभी और भी एग्जांपल इसकी आ जाएंगी, प्रूफ इसका है वो करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको बस अप्लाई करना सीख लो कि सही किया है कि नहीं। अच्छा, फिर से एग्जांपल है, ठीक है। और एग्जांपल जो है वो इस बार उसने जो है कोई प्रॉफिट टाइप की जो है वो इस तरीके की ली हुई है कि इसमें इंडस्ट्रियल किस्म की एग्जांपल है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे क्या क्या रहा है कि आप प्रोडक्ट दैट इज सोल्ड
seasonally yields a net profit of B, ठीक है, net profit of B dollars for each unit sold and a net loss of L dollars, net loss for each unit left unsold when the season ends. The number of units of the product that are ordered at a specific department store during any season is random variable having probability mass function P of phi, और वो mass function दे देगा नीचे, ठीक है. If the store must stock this product in advance, determine the number of units the store should stock so as to maximize the expected profit. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उसने एक इस किस्म की एग्जांपल ले ली है, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं उनको मैंने अंडरलाइन किया है, और वो ये कह रहा है कि अगर जो चीज़ तो सेल हो जाएगी, ठीक है, वो तो आपको हर यूनिट पे $B का प्रॉफिट दे देगी, लेकिन हर वो चीज़ जो कि आपके सीजन होने पे स्टोर में ही पड़ी रह जाएगी वो आपको $L का लॉस देगी, ठीक है. हाँ, जो चीज़ें सीजन एंड होने पे स्टॉक में ही पड़ी रह जाएंगी वो पर यूनिट $L का लॉस देंगी. फिर वो ये कहता है कि नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट आर ऑर्डर्ड एट अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट स्टोर. अब किसी स्टोर ने जितने यूनिट्स जो हैं वो ऑर्डर करने हैं एट अ टाइम, ठीक है, वो एक रैंडम वेरिएबल बना लेते हैं, क्योंकि उसी की वैल्यूज़ उसी जितना वो स्टॉक ऑर्डर करेंगे किसी स्टोर वाले, तो उसी ऑर्डर में से ही चीज़ें सेल होनी हैं और उसी ऑर्डर में से ही वो चीज़ें बच जानी हैं, ठीक है. तो फिर वो केसेस बन जाएंगे वहाँ से. इसका मतलब है कि जो रैंडम वेरिएबल है वो असल में इस पर उसने डिफ़ाइन किया है कि कितने यूनिट्स एट अ टाइम आपके स्टोर में पड़े हैं, और उसका मैथ फंक्शन जो है वो उसने दे दिया. ठीक हो गया, ओके. सो वेरिएबल डिफाइन कर दिया. लेट अस डिनोट द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑर्डर्ड बाय द स्टोर. ठीक हो गया. इफ़ S यूनिट्स आर स्टॉक, सपोज कर लें कि S टोटल यूनिट्स जो हैं वो मंगवा के रख ली हैं आप स्टोर वाले ने, ठीक है. देन द प्रॉफिट फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P of S equals BX माइनस S माइनस X इंटू L इफ़ X इज़ लेस देन X. अच्छा, सपोज करें X जो है, पहली बात तो ये कि X तो असल में उसने डिफ़ाइन कर दिया नंबर ऑफ़ यूनिट्स ऑर्डर्ड, जितने यूनिट आपने ऑर्डर किए हैं स्टोर ने वो आपके पास आ गया X, ठीक है. और सपोज करें कि जो यूनिट्स जो आपने स्टॉक किए हुए हैं वो हैं S, सही है. तो अगर तो आपने जो नए यूनिट्स आपने जो ऑर्डर किए हैं अगर तो वो कम हैं आपके स्टॉक के निस्बत, यानी कि स्टॉक अगर आपके पास ज़्यादा पड़ा हुआ है और आपने जो X यूनिट्स जो ऑर्डर किए हैं वो उससे कम है, तो फिर जो प्रॉफिट फंक्शन आपका होगा उसको उसने P of X कहा है, वो इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है. सबसे पहले तो इसको रीड करेंगे क्या वाकई इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता. इसके दो हिस्से हैं, एक हिस्सा है इसका X और दूसरा हिस्सा है इसका S माइनस X. ठीक हो गया, आ जाओ आतिफ. ओके, तो एक हिस्सा हो गया इसका X और दूसरा हिस्सा हो गया इसका S माइनस X, ठीक है. X जो हैं वो यूनिट्स हैं जो आपने ऑर्डर किए हैं और S है जो आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है. ठीक हो गया. और फिर जो प्रॉफिट फंक्शन होगा वो क्या होगा कि अगर तो वो X के X यूनिट जो हैं वो अगर सेल हो जाते हैं तो फिर हर एक पे आपको जो है वो $B का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है. तो उसने X को B से मल्टीप्लाई करके अपना टोटल प्रॉफिट निकाल लिया. फिर उसमें से जो बाकी यूनिट्स रह गए हैं, क्योंकि S की वैल्यू बड़ी थी, तो जो बाकी यूनिट्स रह गए हैं वो हैं S माइनस X, और हर यूनिट पे आपको $L का लॉस हुआ है तो आपने वो सारा माइनस कर दिया अपने टोटल प्रॉफिट में से, ठीक है. तो ये आपके पास आ गया टोटल प्रॉफिट आपके पास सारे यूनिट्स का, ठीक है. फिर दूसरी वैल्यू उसकी क्या हो सकती है, व्हेन X इज़ ग्रेटर देन S, यानी कि जितने जो यूनिट आपने ऑर्डर किए हैं वो ज़्यादा हैं, आपके पास स्टॉक में जो है वो कम पड़ा हुआ है. तो इसका मतलब है कि अगर तो वो यूनिट ज़्यादा हैं तो इसका मतलब है वो सारे का सारा ही प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है. तो ये दो केसेस में उसने जो है अपना प्रॉफिट फंक्शन बना लिया. और अब इसकी एक्सपेक्टेशन निकाल लेनी है. एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि जो है प्रॉफिट फंक्शन उसकी एक्सपेक्टेशन वो निकाल रहा है,
और उसके अंडरलाइंग जो है वो वेरिएबल एक्स ही इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जो भी वो पी ऑफ एस प्रॉफिट फंक्शन है आपका वो इन टर्म्स ऑफ एक्स डिफाइन किया हुआ है, और एस और एल और बी जो हैं ये पैरामीटर्स हैं, ये कॉन्स्टेंट्स हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस पी ऑफ एक्स की एक्सपेक्टेशन को यूज़ करने के लिए आपने पी ऑफ एक्स की सिर्फ रेंज देखनी है कि पी ऑफ एक्स कहाँ से कहाँ तक उसकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपने जो है जो वेरिएबल है, जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन उसके लिए इस्तेमाल किया है वो उसने एक्स का ही किया, ठीक है। तो कैसे करेगा वो, पहले वेरिएबल की वैल्यू इस्तेमाल करेगा यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसका, और साथ जो मैथ्स फंक्शन है वो एक्स का ही रहने देगा, ठीक है। फिर वेरिएबल की फिर वही फंक्शन है जो वैल्यू देनी है वो इस्तेमाल करेगा, और वेरिएबल फिर से एक्स का ही इस्तेमाल करेगा। तो दो तरह की वैल्यूज उसने ले ली वेरिएबल की फंक्शन के तौर पे, और साथ में मैथ्स फंक्शन अंडरलाइन ही रहने दिया एक्स का, ठीक है। तो और जो ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप देख लो, नज़र आ रहा है, ये सिर्फ आई की वेरिएशन उसने की है, और आई की वेरिएशन उसने इस तरह से की है कि उसको पता था कि एक्स की वैल्यू जो हैं वो अगर 0 से लेके एस तक जा सकती हैं। यूँ ही है ना, एक्स लेस देन और इक्वल टू एस का मतलब यही है कि 0 से लेके एस तक की वैल्यूज ले लेते हैं यहाँ से, और उसके बाद एक्स ग्रेटर देन एस का मतलब यही होगा कि एक्स की वैल्यू जो होगी खुद वो एस प्लस वन से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। तो एक्स की वैल्यू को आई रख के और कोरस्पॉन्डिंग सम इस्तेमाल करके यहाँ पे कि आप पहले सम में जब आपके पास एक्स लेस देन और इक्वल टू एस है तो 0 से एस तक ले जाओ समेशन, और एक्स की जगह पे आई इस्तेमाल कर दिया उसने, और मैथ्स फंक्शन भी पी ऑफ आई ले लिया उस x की आई वैल्यू के अगेंस्ट जो मैथ्स फंक्शन है वो। और इसी तरह जब आपने इस्तेमाल किया उसको x की दूसरी रेंज को x ग्रेटर देन s को, तो x की वैल्यू s प्लस वन से इन्फिनिटी तक जाएगी, तो i की वैल्यू s प्लस वन से इन्फिनिटी तक लेके, और फंक्शन जो है वो एस बी है जो कि नज़र आ रहा है कि कांस्टेंट है, i से वैसे ही वो इंडिपेंडेंट है। तो अब इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, और सिंप्लीफाई करने के लिए जो है वो पी ऑफ आई जो है, क्योंकि वो क्लियरली आपको नहीं पता कि वो कैसे डिफ़ाइन किया पी ऑफ आई, बस आपको इतना पता है, इसको बंद कर देना डॉट। पी ऑफ आई का आपको सिर्फ इतना पता है कि पी ऑफ आई एक्स का मैथ्स फंक्शन है, एक्स की वैल्यू आई के लिए प्रोबेबिलिटी देगा पी ऑफ आई, लेकिन उसने एक्सप्लिसिटली नहीं बताया कि वो अब रूल क्या है, जस्ट उसने कह दिया कि एक्स का वेरिएबल जो है वो पी ऑफ आई है। तो अब यहाँ पे आपने जनरल मैथ्स फंक्शन की कोई प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके इसको सॉल्व करना है। सो कॉम्बिनेशन उसने सेपरेशन की है उसने सिर्फ दो तीन तरीक़ों से जो है वो चीज़ों को अरेंज करके, जैसे बी पी ऑफ आई जो है वो सबसे पहले तो यहाँ पे ये होगा ना कि सबसे पहले तो आई कंबाइन कर लो, सबसे पहले तो ये पी ऑफ आई सारी टर्म्स पे सेपरेट कर दो। आप लोग ये अगर खुद बाय हैंड करोगे तो आप जल्दी इसको सिम्प्लीफाई कर लोगे। खैर आपने इन सारी टर्म्स में पी ऑफ आई को सेपरेट कर देना है, समेशन को सेपरेट कर देना है, उसके बाद फिर से सेम तरह के समेशन इकट्ठे करने हैं। वो समेशन जिनमें आई पी ऑफ आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो समेशन जिसमें पी ऑफ आई कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, और बाकी इस तरह के, ठीक है। तो ये टर्म्स आ गई आपके पास। उसके बाद आप देखो आई इंटू पी ऑफ आई जो इसका सम है 0 से एस तक, ये आपको क्या आंसर दे सकता है, इसके बारे में आप लोग मुझे भी बताओगे। फिर इसी तरह 0 से लेके एस तक अगेन। अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक का जो केस था ना ये वाला, इस सारे को उसने इस तरीके से लिख दिया, और उसमें उसने क्या किया है, ये सम ऑफ, क्योंकि एस बी तो कांस्टेंट था तो वो तो बाहर ही लिख देना आपने। हाँ, समेशन जो उसने लिखा ना ये एस प्लस वन से इन्फिनिटी, उसने उसी का कॉम्प्लीमेंट कर दिया कि वन में से मैं 0 से एस तक की प्रोबेबिलिटीज माइनस कर दूं तो एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी का सम आ जाएगा। और एस बी तो कांस्टेंट ही था ना, एस बी बाहर ही लिखा रहने दिया, आखिरी समेशन की बात कर रहा हूँ। और समेशन एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटीज़ जो थी उनको उसने कॉम्प्लीमेंट के तरीके से लिख दिया। उसकी वजह ये है कि पहले भी एक सम जो है वो 0 से एस टाइप का पड़ा हुआ है, तो उसके साथ इसको जो है वो सिमिलर रेंज के साथ ये दूसरा समेशन भी इसी तरह का हो जाएगा। तो आपके पास दूसरा समेशन आ गया ये पी ऑफ आई वाला, और तीसरा समेशन भी इसी तरह पी ऑफ आई वाला 0 से एस तक का सम है। फिर से आप कोफिशिएंट्स इनके कंबाइन, और ये जो है ये वन से मल्टीप्लाई हुआ तो वन आ गया इस टाइम। सो यहाँ तक सिंप्लीफिकेशन आप खुद ही बाय हैंड कर सकते हो, सिर्फ उसने टर्म्स को रीअरेंज किया है और कुछ भी नहीं किया, सिर्फ एक जगह पे कॉम्प्लीमेंट वाला तरीका इस्तेमाल किया है प्रोबेबिलिटी का। आखिरी सम में उसने जो है वो ये चीज़ लिखी है
और उस केस में भी असल में वो आई इंटू पी ऑफ आई को कंप्लीट सॉल्व नहीं कर सका, हालांकि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ द वेरिएबल एक्स बन सकती है, लेकिन वो तब जब आपके पास ज़ीरो से इन्फिनिटी तक यानी कि वेरिएबल की सारी वैल्यूज़ अगर आप लिस्ट कर दो और उनके अगेंस्ट एक्स इंटू पी ऑफ एक्स कैलकुलेट करो, तो वो फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बनता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स लिखा जा सकता था बशर्ते कि वो रेंज जो है वो इन्फिनिट हो जाती, लेकिन ये ज़ीरो से एस तक की ही है सिर्फ। सो उसने इसको भी फिर कंबाइन ही कर दिया, दोनों समेशन जो अलाइक थे उनके साथ। तो ये सारे केस में जो है वो कोई रूल नहीं इस्तेमाल किया उसने एज सच, सिर्फ उसने टर्म्स को रीअरेंज किए और टर्म्स को रीअरेंज करके बस समेशन किए, आखिरी फॉर्म लिख दिया कि इस तरह सिम्प्लीफाई नहीं होगा। लेकिन आप में से अभी कोई कमेंट कर रहा था, कोई कुछ बता रहे हैं? सर यहाँ पे जो i इज इक्वल टू एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक है, तो हमने सबसे पहले यहाँ पे दोनों टर्म के साथ पहले i जो है वो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा था, इसलिए हमने इसको ज़ीरो करने के लिए पहले समेशन हाँ को खोला। हाँ जी, समेशन को खोला नहीं है हमने, हमने इसी समेशन चलें ऐसे कह लें आपके, हमने समेशन को इस तरह से किया है कि हमें बताया कि अगर मैं समेशन लेता हूँ आई की वैल्यूज़ का ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक, तो वो मेरे पास जो है आंसर उसका पी ऑफ आई का वो वन आ जाता है। ठीक है, तो फिर इस समेशन के दो हिस्से कर दिए, इस समेशन के दो हिस्से कर दिए, ज़ीरो से लेके एस तक और एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक। ठीक है, एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक वाला पोर्शन जो है वो मैंने वन से वन के दूसरी तरफ स्विच कर दिया, जिससे सॉरी ज़ीरो से इन्फिनिटी, ज़ीरो से एस वाला पोर्शन मैंने दूसरी तरफ स्विच कर दिया और एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक वाला पोर्शन रह गया, जिससे मेरे पास जो ऊपर वाला समेशन था उसकी वैल्यू आ गई कि उसकी वैल्यू है असल में वन माइनस समेशन ज़ीरो टू एस पी ऑफ आई, क्योंकि वो देखो ना एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक की वैल्यूज़ आपके पास हैं और ये सम जो है ये बराबर होगा कि अगर मैं वन में से ज़ीरो से एस तक की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दूं, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी वन होती है, तो ये वही आप भी यही बात बता रही हैं कि जो प्रोबेबिलिटी का जो मैथ्स फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि सारी प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो होता है वो वन होता है। ठीक है, तो अगर आपको एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक की प्रोबेबिलिटी है तो इसका आंसर जो है वो यही होगा कि वन में से ज़ीरो से एस तक की माइनस कर दो तो एस प्लस वन से इन्फिनिटी तक की रह जाएंगी, जिस तरह कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये आखिरी समेशन में सिर्फ इस्तेमाल किया उसने, बाकी जो है सिर्फ उसने टर्म्स को रीअरेंज ही किया। और फिर जब वो आखिरी समेशन भी एस प्लस वन से इन्फिनिटी के बजाय ज़ीरो से एस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दी है, तो अब सारे समेशन ज़ीरो से एस की फॉर्म के ही हैं, तो उनको इकट्ठा कर लिया। ठीक है, तो ये आखिरी फॉर्म जो है उसने इस तरीके से मैनिपुलेट करके बना लिया। तो अब जो है जो क्वेश्चन में उसने दूसरी चीज़ पूछी थी, ये तो एक्सपेक्टेशन ऑफ द प्रॉफिट फंक्शन की फॉर्म आ गई है ना अभी आपके पास। उसने एक और चीज़ भी पूछी थी क्वेश्चन में, वो कहता है कि हाँ, if the store must stock this product in advance, determine the number of units in the store that should be stocked, ठीक है, to maximize the expected profit, यानी कि कितने यूनिट्स पहले से लेके रखने चाहिए इस हिसाब से कि आपका जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, तो अब एक्सपेक्टेड प्रॉफिट उसने निकाल ली है, अब इस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की वैल्यू मैक्सिमम जो है कब आएगी, इसके ऊपर अ, उसने जो है वो जब x हाँ, ग्रेटर होगा। जब x जो है वो ग्रेटर होगा s से। हाँ वो तो हाँ सही कह रही हैं, वो तो उस केस में है कि आपके पास स्टॉक जितना है उससे ज़्यादा कि आपके पास ऑर्डर आ गए हैं, तो ऑब्वियसली वो सारा ही सेल हो जाना है। तो लेकिन फिर वो एग्जैक्ट उस वैल्यू को तो नहीं कह सकते, क्योंकि उसकी वजह ये है कि अगर आपके पास 10 यूनिट्स पड़े हैं और आपके पास 10 के 10 का ऑर्डर आ गया, तो आपको तो प्रॉफिट मैक्सिमम मिला है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो आपके पास होने चाहिए अगर वेरिएबल उसको लिया जाए, तो आपके पास 10 के बजाय 20 यूनिट्स अगर पड़े होते हैं और ऑर्डर 20 का आ जाता तो प्रॉफिट आपके पास फिर उस केस में मज़ीद ज़्यादा हो जाना था। तो इसलिए वो ये देख रहा है कि आपके पास एडवांस में कितने यूनिट्स का स्टॉक ऑलरेडी पड़ा हो, ताकि आपके पास जितना भी ऑर्डर आए आपका स्टॉक जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको दे। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप कहेंगे मैं फिर इन्फिनिट यूनिट स्टॉक में रख लेता हूँ ताकि जितना भी बड़ा ऑर्डर आए सारे सेल हों तो मेरे पास प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ऑब्वियसली उसके पास कॉस्ट की भी कंस्ट्रेंट है। सो वो अपनी लिमिट में रहते हुए देखना चाह रहा है कि मैं कितने यूनिट्स रखूँ कि मेरे पास प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज रहे। तो इस वजह से अब देखें
टू डिटरमिन द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द वेरिएबल एस, जो कि था आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स इन द स्टॉक, लेट अस इन्वेस्टिगेट व्हाट हैपेंस टू द प्रॉफिट व्हेन वी इंक्रीज एस बाय, अच्छा चलो उसने यूनिट बाय, ध्यान से ये क्या हुआ, कोई लोहे की चीज़ है, ओके एक मिनट दीजिएगा, अच्छा अच्छा ओके अच्छा सो उसने क्या कहा है, वो कहता है कि मैं यूनिट्स में जो कि मेरे पास स्टॉक में पड़े हैं एक का चेंज करके सिर्फ देखता हूँ, ताकि ये बिहेवियर जो कि उसके पास एक्सपेक्टेशन का आया है वो इतना सिंपल नहीं है, तो सिर्फ उसको विजुलाइज करने के लिए उसने उसके अंदर इस फंक्शन को विजुलाइज करने के लिए उसने इस फंक्शन में एक यूनिट का चेंज किया। ठीक है, वो कहता है कि अगर मैं एस की जगह पे एस प्लस वन कर देता हूँ तो मेरे पास जो फंक्शन बन जाएगा उस सब में एस की जगह पे एस प्लस वन इंट्रोड्यूस करना होगा। ठीक है, समेशन भी एस प्लस वन तक चला जाएगा, यहाँ पे भी एस माइनस वन आ जाएगा और इस तरीके से ये अरेंज हो जाएगा। ठीक है, उसको उसने सिंप्लीफाई किया है और जो आखिरी वैल्यू उसके पास आई है, अच्छा, और उसके बाद उसने उसी समेशन को फिर से उसको कहा है कि वो एस के बराबर ही है, क्योंकि देखो इस पहले समेशन में यहाँ पे जब एस प्लस वन आपने रखा है तो जो सम है वो 0 से लेके एस प्लस वन तक चला गया। ठीक है, और बाकी सारा फंक्शन इसी तरह है, और वो कह रहा है कि ये चीज़ बिल्कुल बराबर होगी कि अगर आप इस समेशन को एस तक ही रहने दें। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह ये है कि अगर आप यहाँ पे एस प्लस वन पुट करेंगे इस फंक्शन के अंदर, सीरीज़ वाली टर्म की बात हो रही है, और सीरीज़ वाली टर्म में जब आप इसको अगली टर्म एस प्लस वन के लिए इवेल्युएट करेंगे इसी समेशन को, ज़रा यहाँ पे पुट करके देखिएगा कि यही आंसर आता है कि नहीं। आपने ये सीरीज़ है ना, आपने ये टर्म कांस्टेंट रखनी है और फिर ये सीरीज़ है और इस सीरीज़ में 0 से लेके एस प्लस वन तक की टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो जो आखिरी टर्म आएगी, और हर एक ने अपनी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई होना है, आखिरी टर्म जो आएगी वो आएगी एस प्लस वन इंटू आई माइनस, आई की वैल्यू एस है ना असल में, सो आई की जगह पे आ गया एस प्लस वन माइनस एस माइनस वन। ठीक है ना, और यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, s कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस वन माइनस वन भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 रह जाएगा आपके पास इस समेशन के अंदर। इस टर्म के लिए मैंने सिर्फ आखिरी टर्म को लिखा है, जो इस सीरीज़ की आखिरी टर्म आनी है ना एस प्लस वन के अगेंस्ट, तो एस प्लस वन पे जो वैल्यू है असल में, क्योंकि एस प्लस वन माइनस हो रहा है ना, ये माइनस कॉमन लो तो देखो आप कि एस प्लस वन असल में माइनस हो रहा है आई में से, तो आई की वैल्यू एस प्लस वन रखना मीनिंगलेस है क्योंकि उसने 0 ही हो जाना है दोबारा। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो अपना यूनिट एस प्लस वन यूनिट ला के रखता है तो वो उसका एस प्लस वन यूनिट उसको प्रॉफिट में कुछ भी नहीं देने वाला, तो आपकी वैल्यू जो है वो वही एस तक जो सीरीज़ थी उसके जितनी ही रहनी है। तो इससे इससे उसको ये पता चलेगा कि अगर एक्सपेक्टेशन वो एस प्लस वन यूनिट्स की निकाल लेता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, और उसमें से एक्सपेक्टेड प्रॉफिट एस यूनिट्स वाला माइनस कर देता है, तो असल में उसके पास क्या आंसर आएगा, उसने ऊपर वाला एक्सप्रेशन लिया एस प्लस वन वाला, जिसको मैं अब क्योंकि टिक मेरे बहुत सारे हुए हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे तो एस प्लस वन वाला जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है वो वाली टर्म यहाँ पे रखी। ठीक है, और फिर माइनस की जो ऊपर पड़ी हुई थी एस यूनिट्स वाली प्रॉफिट की टर्म वो यहाँ पे रख दी। ठीक है, यानी कि ये वाली टर्म यहाँ पे रख दी और जो ऊपर से आई है वो टर्म यहाँ पे रख दी, और इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया, उसको फिर से सिंप्लीफाई किया, तो उसका आंसर आपके पास ये आ गया। सो अब वो एनालाइज करेगा इस चीज़ को जो उसने कैलकुलेट की है, कि वो कहता है कि एस प्लस वन यूनिट्स को अगर स्टॉक किया जाए तो वो फिर भी, हालांकि उसने एस प्लस वन यूनिट पे एक्स्ट्रा टर्म क्रिएट नहीं की थी, लेकिन इन जनरल एस प्लस वन से ऊपर भी तो आप जा सकते हैं। इन दोनों के डिफरेंस से जो उसके वैल्यू मिली है उसको आप देखो कि वो वैल्यू असल में वन से बड़ी है, पॉजिटिव है, नॉन नेगेटिव है, किस तरह की है, तो उसको देख के अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि स्टॉकिंग एस प्लस वन यूनिट्स विल बी बेटर दैन स्टॉकिंग एस यूनिट्स। ठीक है, वो कैसे पता चला उसको पता इस तरह चला कि जब उसने इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया है तो उसके पास ये चीज़ आ गई है, और अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 होगी तो इसका मतलब है कि उसको इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, और अगर ये चीज़ ग्रेटर देन 0 नहीं है
तो इसका मतलब है कि उसको इस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ स्टॉकिंग S+1 यूनिट्स, ये है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट ऑफ स्टॉकिंग S यूनिट्स। तो अगर S+1 यूनिट्स को स्टॉक करके जो प्रॉफिट हुआ है उसमें से S यूनिट्स को स्टॉक करके जो प्रॉफिट हुआ है वो माइनस कर दिया जाए और आंसर अगर पॉजिटिव आ जाए तो तभी हमें S+1 यूनिट्स को स्टॉक करने का फ़ायदा है, राइट। तो इसलिए उसने ग्रेटर देन 0 करके इस राइट हैंड साइड को एक इनइक्वालिटी फॉर्म कर ली और उस इनइक्वालिटी को उसने सिंप्लीफाई किया। तो वो इनइक्वालिटी सिंप्लीफाई करके क्या बन जाएगा, ये पूरी टर्म समेशन वाली आप एक तरफ ले आओ और समेशन वाली पूरी की पूरी टर्म जब एक तरफ आ जाएगी ज़ीरो वाली साइड पे तो उसका साइन बाहर वाला पॉजिटिव हो जाएगा और जिस साइड पे समेशन है वो साइड लेस देन वाली साइड पे आ जाएगी, जो छोटी साइड है वहाँ पे आ जाएगी। तो आप देखो कि ये समेशन जो है ये लेस देन वाली साइड पे आ गया और दूसरी साइड पे b रह गया न्यूमरेटर में, तो b न्यूमरेटर में रह गया दूसरी साइड पे। और फिर समेशन वाली साइड के साथ जो b+l मल्टीप्लाई हो रहा था वो उसको आपने डिवाइड कर दिया दूसरी तरफ ले जाके, तो आपके पास आ गया कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज फ्रॉम i 0 to s लेस देन b ओवर b+l। सही हो गया। तो आपके पास ये जो है ये टर्म आ गई एक पॉजिटिव टर्म के तौर पे। हाँ अच्छा, असल में ये देखो ये b+l जो है ये असल में टोटल वेट है असल में किसी भी एक यूनिट के अगेंस्ट, या तो b यूनिट्स प्रॉफिट मिलेगा या l यूनिट्स जो है वो लॉस मिलेगा। तो एक यूनिट के अगेंस्ट जो है वो टोटल वेट जो है वो b+l का ही है और फिर न्यूमरेटर में जो है वो प्रॉफिट आ रहा है, ठीक है। तो जितने यूनिट्स एक्स्ट्रा आप स्टॉक करोगे अगर उसका क्योंकि नॉन नेगेटिव आ रहा है प्रॉफिट, तो फिर वो जो टर्म कंट्रीब्यूट करेगा वो ये बी न्यूमरेटर में होगा उसके, ठीक है, और ये पॉजिटिव टर्म कंट्रीब्यूट करेगी बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड अब ये उसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है कि वो S यूनिट्स के हिसाब से और S+1 यूनिट के हिसाब से जब उसने किया है तो वो इस तरीके से बिहेव करेगी। अच्छा खैर, ये जो हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं इसमें मॉडल इतना सिंपल नहीं होता। वैसे ये क्वेश्चन का मॉडल इतना कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं था, सिर्फ नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स जो कि ऑर्डर में हैं और नंबर ऑफ़ यूनिट्स जो कि आपके स्टॉक में हैं, सिर्फ इन दो चीज़ों को यूज़ किया हुआ है और मैथ्स फंक्शन भी उसने आपको दिया हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैथ्स फंक्शन वैसे उसने नहीं दिया, वो खुद ही फॉर्म किया यहाँ पे उन दोनों वेरिएबल्स का कंपैरिजन करके, लेकिन वो बेसिक किया कि कितना यूनिट सेल हुए हैं वो b से मल्टीप्लाई कर दिया, जो नहीं सेल हुए उनको l से मल्टीप्लाई कर दिया और माइनस कर दिया ताकि वो प्रॉफिट ही रहे। सो ये इस तरह के जो मॉडल्स हैं, आप एक मॉडल क्योंकि डिस्क्राइब किया हुआ है तो उसके प्रॉफिट फंक्शन को अच्छी तरीके से देख के गौर से और उसकी एक्सपेक्टेशन निकालनी सीख लो, तो अगर उसको थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दिया जाए तो फिर भी वो किसी ना किसी हद तक हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। और इन क्वेश्चंस के मैंने पहले भी बताया था कि एक्सप्लेनेशन जो है वो थोड़ी सी लेंथी भी हो सकती है क्योंकि वो डिफरेंट किस्म के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या क्या चाहिए उसको देख के और उसको फिर जो है वो इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं सारे क्वेश्चन तो मैं नहीं हाईलाइट कर रहा, मैं आपको सिर्फ जो है वो हर टाइप की एक एग्जांपल जो कि इजीली पेपर के या क्विज के पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि सॉल्व भी की जा सकती हो विद इन लिमिटेड टाइम, तो मैं सिर्फ आपको वही मैंने आपको उनके बारे में बताया, ठीक है, या वही चीज़ें एक्सप्लेन की हैं सिर्फ। और दूसरा ये कि जो थ्योरम्स या रूल्स जो आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो वो थ्योरम्स मैंने हाईलाइट किए हैं, ठीक है। तो जिस तरह ये करोलरी है कि अगर आपको एक्सपेक्टेशन, जिस तरह आपने कहा कि आपको एक्सपेक्टेशन x² की चाहिए, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन x² की आपने जो है वो इस तरीके से उसके ऊपर जो भी एनालिसिस था वो कर लिया। और यहाँ पे वही बात है कि अगर आप x² के बजाय इन जनरल ax+b करके अपने वेरिएबल को एक नया वेरिएबल y बना लेते हो वेयर y इज इक्वल टू ax+b, तो अगर नया वेरिएबल y मेरे पास आ गया है किसी वेरिएबल x को इस्तेमाल करते हुए, तो उस y का जो मैथ्स फंक्शन होगा वो असल में x का मैथ्स फंक्शन ही काम करेगा। आपने सिर्फ रेंज देखनी है कि वैल्यूज़ कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही हैं x की और उसी को फंक्शन के तौर पे इस्तेमाल करो। तो सबसे आसान एक्सपेक्टेशन का जो है कि आप एक्सपेक्टेशन को एज एन ऑपरेटर अगर इस्तेमाल करना चाहो अपने किसी भी वेरिएबल के एक्सप्रेशन के ऊपर, किसी वेरिएबल के फंक्शन के एक्सप्रेशन के ऊपर, तो वो आप लीनियरली उसको अप्लाई कर सकते हो। लीनियरली अप्लाई करने का मतलब है कि कांस्टेंट पे सेपरेट कर सकते हो और कांस्टेंट मल्टीपल टाइम्स में कांस्टेंट मल्टीपल को बाहर लिख सकते हो। तो a इंटू
एक्स पे अलग अप्लाई किया और बी पे अलग अप्लाई किया, और फिर ए इंटू एक्स में ए इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स कर दिया, और बी की एक्सपेक्टेशन एक कांस्टेंट है क्योंकि बी वेरी नहीं कर रहा, तो उसकी एक्सपेक्टेशन उसके बराबर ही रहेगी। ठीक है, तो एक्सपेक्टेशन चेंज होती है वेरिएबल के केस में। सो अब क्योंकि ये बी कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट की एवरेज जिस तरह कांस्टेंट ही होती है, तो उसी तरह कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन भी कांस्टेंट ही होती है। तो कांस्टेंट की एक्सपेक्टेशन को वही कांस्टेंट रहने दिया। तो ये आपके पास जो आंसर आया है, ये देखें आप, एक्स की एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में वाई की एक्सपेक्टेशन का आंसर आ गया। सही हो गया। तो इस तरीके से आप एक्सपेक्टेशन को एज ए ऑपरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो। और नीचे उसी चीज़ को उसने जो है वो प्रूव भी किया इन जनरल, कि अगर ए एक्स प्लस बी आपका फंक्शन है, तो आपने कहा है पहले भी कि ए एक्स प्लस बी इंटू पी ऑफ एक्स के ज़रिए आप ए एक्स प्लस बी का मैथ्स फंक्शन जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हो, और इसकी एक्सपेक्टेशन इस तरह से निकाल सकते हो कि फंक्शन ऑफ अ वेरिएबल मल्टीप्लाइड बाय इट्स प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन, इस तरीके से उसकी एक्सपेक्टेशन निकलती है हमेशा। तो इसी को उसने अरेंज किया, क्योंकि समेशन के फॉर्म में लिख दिया, तो समेशन लीनियरली बिहेव करेगा, तो एक्सपेक्टेशन भी लीनियरली बिहेव करेगी। और इसी तरीके से यहीं पे अगर x के बजाय x की कोई पावर आ जाए, तो आपने यहाँ पे भी वही काम करना है कि x की कोई पावर आ जाएगी, तो एक्सपेक्टेशन पे इस तरीके से बिहेव करेगी। ठीक है, तो यहाँ से फिर जो मैथ्स फंक्शन है वो x का ही इस्तेमाल करना है अगेन हमने। ठीक है, और इन चीज़ों को मोमेंट्स भी कहते हैं, कि अगर आपको nth मोमेंट चाहिए, तो आप x की पावर n की एक्सपेक्टेशन अगर निकाल लो, तो उसको हम nth मोमेंट ऑफ x कहेंगे। अगर आप x की सेकंड पावर की एक्सपेक्टेशन निकाल लो, तो उसको आप सेकंड मोमेंट ऑफ x कहेंगे। तो ये इन जनरल nth मोमेंट जो है उसका एक्सप्रेशन दिया हुआ है। सही हो गया। अब वेरिएंस, वेरिएंस आप पहले से कर चुके हो, तो वेरिएंस पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो वेरिएंस जो है वो वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, कि आपके डाटा में वेरिएशन कितनी है, या आपका डाटा इन जनरल एवरेज से कितना दूर है। और जो हमने एवरेज से डेविएशन डाटा की निकाली थी, तो वेरिएंस उसी से निकलता है, स्क्वायर डेविएशन की असल में ये एवरेज होती है। तो आपने डेविएशन निकालनी है, उनके स्क्वायर्स करने हैं, फिर उनकी एवरेज लेनी है, तो आपको वेरिएंस मिल जाएगा। वेरिएंस का फार्मूला भी मैंने आपको दिया था, बल्कि 2 फार्मूलाज आपको वेरिएंस के मैंने बताए थे। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो उसने कुछ वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, एक उसने w वेरिएबल दिया है, और w वेरिएबल ऐसा है जिसकी एक ही वैल्यू है 0, और उस 0 क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये w का मैथ्स फंक्शन दे दिया है साथ। फिर एक दूसरा वेरिएबल है y की 2 वैल्यूज हो सकती हैं, -1 और 1, और उन दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ 1/2 1/2। और तीसरा वेरिएबल है z, उसकी वेरिएशन है -100 से 100, और उनकी प्रोबेबिलिटी भी दोनों वैल्यूज़ क्या करने की 1/2 ही है। तो आप देख सकते हो कि ये तीनों वेरिएबल्स जो हैं, असल में अगर देखा जाए तो इन तीनों की एक्सपेक्टेशन जो है वो तो एक जैसी है बिल्कुल, है ना। एक्सपेक्टेशन जो है इसकी निकाल सकते हो वेरिएबल की जो है वो एक्सपेक्टेशन यहाँ से देखते साथ ही जी ये सर। सर निकाल सकते हैं। कितनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू y की। -1/0। 0 आएगी। हाँ जी सर, और z की कितनी है। 1। सेम सर 0 ही इसकी भी आएगी। 0 आएगी। 0 आएगी। ओके, और w की 0। W की भी सबकी 0 zero। आएगी। लेकिन आप देख सकते हो कि डाटा वेरिएशन मौजूद होने के बावजूद वेरिएंस जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकता, एक्सपेक्टेशन जो है वो डिटेक्ट नहीं कर सकती कि इस डाटा को क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन का फार्मूला जो है वो जिस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है, तो वो कुछ चीज़ें नहीं मेजर कर सकता। वो एवरेज तो आपको दे रहा है, और वेटेड एवरेज भी आपको दे रहा है, लेकिन वो डाटा का जो स्प्रेड है उसके हवाले से कुछ नहीं बता सकता। लेकिन इसी वजह से वो वेरिएंस डिफाइन करेंगे। तो इन तीनों डाटा में देखो कि एक में वो सिंगल पॉइंट है, डाटा की रेंज भी 0 है, डाटा में वैल्यू भी एक ही है, और डेटा का स्प्रेड भी 0 है। लेकिन दूसरे केस में देखो कि 2 वैल्यूज़ हैं, रेंज जो है वो कितनी है, रेंज इस डाटा की रेंज कितनी है। 1 और -1, -1 और 1 है। रेंज एक नंबर होता है। 1/2। रेंज रेंज जो हमने स्टार्ट वाले पोर्शन में किया था, रेंज
मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, जो कि स्पैन होता है आपके डेटा जी का, सर, डेटा का सर स्पैन होता है। इसकी 0 होगी। ओहो, जीरो कहाँ से आ गया? मैक्सिमम वैल्यू डेटा की माइनस मिनिमम टू वैल्यू सर डेटा की, 2 2। सर और 2 थर्ड जी की रेंज कितनी है? जी की सर 200। इसकी 200 200। अब देखें कि डेटा का स्प्रेड जो है वो इतनी स्पीड में बढ़ रहा है, लेकिन एक्सपेक्टेड वैल्यू या डेटा की एवरेज दोनों केसेस में वो कह रहे हैं कि ज़ीरो, एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो। हालांकि डेटा वैल्यूज़ पहले ज़ीरो थी एक्चुअली, और उनकी एक्सपेक्टेशन भी ज़ीरो थी, तो सेंसिबल था। लेकिन फिर डेटा वैल्यूज़ 1 और -1 हुई, ओवरऑल स्प्रेड जो है डेटा का 2 हुआ, और उसने तब भी कहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ज़ीरो ही है। चलो वो भी कह लिया कि चलो उनके पास ही है, -1 के भी पास है, 1 के भी पास है, तो तब भी रीज़नेबल था। लेकिन अब देखें इस केस में कि ज़ीरो तो डेटा की कोई वैल्यू ज़ीरो के आसपास भी नहीं है, लेकिन स्टिल एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो ज़ीरो शो हो रही है यहाँ पे मैथ्स फंक्शन होने के बावजूद। लेकिन जो है वो एक्सपेक्टेड वैल्यू की इंटरप्रिटेशन जो है वो बिल्कुल डाटा के लिहाज से वो ठीक नहीं है। इस वजह से हमें एक और मैयर चाहिए जो कि इन चीज़ों को अकोमोडेट करे जिन्हें एक्सपेक्टेशन ने इग्नोर किया हुआ। तो उसके लिए हम निकालते हैं एक्स माइनस म्यू। म्यू जो है वो असल में एक्सपेक्टेशन को ही नाम दिया है, ठीक है। ये नोटेशन जो है म्यू की, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स के लिए है, ठीक है। म्यू इज़ द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो इसको आप इसी तरह लिख सकते हो। आप म्यू अगर नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो आप यहाँ पे लिख दो कि म्यू जो है वो असल में है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। सो आप एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स ऐसे ही लिखने रहने दो जैसे आप लिखते हो, ठीक है। आप म्यू ना इस्तेमाल करो बेशक, अगर आपको नई नोटेशन यूज़ करना चाह रहे हो। आप सिंपल लिख दो एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का जब होल स्क्वायर फाइंड करोगे तो उस वेरिएबल की जो एक्सपेक्टेशन होगी दैट वुड बी कॉल्ड द वेरिएंस ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स। तो रैंडम वेरिएबल एक्स का वेरिएंस क्या होगा? अभी ये तीसरी फॉर्म है, दो फॉर्म्स आप वेरिएंस की पहले कर चुके हो, ठीक है। ये उस वेरिएंस की थर्ड फॉर्म है जो कि एक्सपेक्टेशन के फॉर्म में डिफाइन किया है। फॉर्मूला असल में वही है, जब फॉर्मूला एक्सपेंड होगा तो आप देखिएगा कि वो वही चीज़ है। लेकिन अब क्योंकि प्रोबेबिलिटी मैथ्स फंक्शन को इंट्रोड्यूस करना है फॉर्मूला के अंदर, तो इस वजह से उसकी फॉर्म चेंज की है। और अब फॉर्मूला क्या बन गया? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ये एक एक्स का एक नया फंक्शन बना लिया। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये समेशन है कुछ नंबर्स का, तो ये कांस्टेंट है। तो एक्स में से जब आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस करोगे हर बार, तो एक वेरिएबल आ जाएगा नया, जिसको आप क्या कह सकते हो, डेविएशन कह सकते हो ना एक्स की। तो वो डेविएशन हो जाएगी, फिर आप उस डेविएशन का स्क्वायर करोगे और उस नए वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन फाइंड करोगे, तो उसको हम कहेंगे कि वो वेरिएबल एक्स की जो है वो वेरिएंस है, ठीक है। तो इसको उसने सिंप्लीफाई किया है। वो कहता है कि एक्सपेक्टेशन जो है वो इसकी, वो असल में उस बात का मतलब क्या है कि एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का स्क्वायर जो है ये तो वेरिएबल का फंक्शन हो गया, और साथ में आप एक्स का मैथ्स फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो इसको एक्स की सारी वैल्यूज़ के लिए सम करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर बन जाएगी। तो ये आपने फार्मूला आपने देखा, एक्सपेक्टेशन का फार्मूला आपको पता है क्या है। तो एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर का एक्सपेक्टेशन का आंसर यही होना चाहिए था समीशन की फॉर्म में, ठीक है। अब तक आपको किसी फंक्शन की एक्सपेक्टेशन की समेशन वाली की जनरल फॉर्म जो है वो पता चल जानी चाहिए। तो वो हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट वेरिएबल की समेशन वाली फॉर्म लिख दी फार्मूला के मुताबिक कि ये दिस फंक्शन इनटू पी ऑफ एक्स का सम होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। उसी को सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और ये सिंप्लीफिकेशन आप खुद कर सकते हो, और फिर समेशन को आपने स्प्लिट किया, और ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि जिस आपने शो किया था कि सम ऑफ द डेविएशंस फ्रॉम मीन इज़ ज़ीरो, और ये मिड में क्वेश्चन भी आपका आया था। तो सेम उसी तरह प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल किया यहाँ पे मैथ्स फंक्शन को सामने रखते हुए। और अब आप खुद आंसर करें कि एक्स स्क्वायर इंटू मैथ्स फंक्शन ऑफ एक्स, इसका आंसर क्या हो जाना चाहिए लॉजिकली, जो फार्मूलाज आपको अभी तक पता है। एक्स इंटू पी एफ एक्स के आंसर क्या हो जाने चाहिए, और सिंपल पी एफ एक्स के आंसर क्या हो जाने चाहिए अगर इन पे सम अप्लाई किया जाए। तो ये तीनों टर्म समझ आ रही हैं आपको? समझ आ रही है ना ये वैल्यूज़ के? नहीं समझ आ रही? जो तीन टर्म्स आपको यहाँ से मिली हैं, एक्स स्क्वायर इंटू पी एफ एक्स, ये क्या चीज़ है एक्स स्क्वायर इंटू पी एफ एक्स?
सर ये तो एक्सपेक्टेड वैल्यू है ना? किसकी? हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू है ये एक्स की। ये ये एक्स स्क्वायर है। ये एक्स ये स्क्वायर एक्स है। स्क्वायर ये है। आपने सिर्फ देखना है कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि मैथ्स फंक्शन तो एक्स का ही रहेगा। तो आप सिर्फ इसके पहले हिस्से में देखो कि फंक्शन कौन सा इस्तेमाल हो रहा है। तो एक्स अगर फंक्शन स्क्वायर इस्तेमाल हो रहा है, नहीं एक्स स्क्वायर है ना एक्स फंक्शन। स्क्वायर। तो अगर एक्स स्क्वायर है फंक्शन तो ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। अगर ये एक्स है फंक्शन तो ये एक्स की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी। और अगर ये x माइनस म्यू होल स्क्वायर है फंक्शन तो x माइनस म्यू होल स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन बन जाएगी, जो कि पहले स्टेप में लिखा हुआ है। तो ये तो समेशन, ये तो एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला है ना, कि अगर आपने देखना हो कि किसी भी वेरिएबल की एक्सपेक्टेशन जो है वो, कि कोई भी फंक्शन मैं ले लूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एफ ऑफ एक्स। तो अगर कोई भी रैंडम वेरिएबल मैंने लिया है एक्स और उसका मैं एक्सपेक्टेशन निकालना चाहता हूँ, तो मेरे पास यही फार्मूला होगा जो हर बार हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो ये कि x कैपिटल X वहाँ पे था और यहाँ मैं स्मॉल x लिखूँगा कि x की हर वैल्यू के लिए फंक्शन वही रहने देना आपने, और साथ में मैथ्स फंक्शन जो है वो x का इस्तेमाल कर देना। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन का जनरल फार्मूला है। तो ये इसी को आप बार बार इवैल्यूएट कर रहे हो। और अब आप पहले पार्ट में देखो कि पहले पार्ट में जब आपने ये क्वेश्चन शुरू किया उसमें x2 उसमें भी एक्स स्क्वायर था और साथ में मैथ्स फंक्शन p हाँ, ऑफ x था। तो जी, आपने जब जब उसने कहा है कि आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स को चेक करना चाह रहे हो कि ये फालतू वाले सर्च को रिमूव कर दूं जरा। जब आपने चेक करना है स्टार्ट के लिए कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर जो है वो वाकई वेरिएंस के वो तो फार्मूला डिफाइन कर दिया ना उसने कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर जो है वो वेरिएंस के बराबर है। तो अब आप उसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हो। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर को फार्मूला की फॉर्म में लिख दिया, और वो फार्मूला आपको तभी पता चलेगा जब आपको पता हो कि एक्सपेक्टेशन का फार्मूला क्या है किसी फंक्शन के लिए। तो वो लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है, तो आपने देखा कि एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर फंक्शन है आपका, तो समेशन पे वही फंक्शन रखा और साथ एक्स का मैथ्स फंक्शन रखा, तो ये आपके पास एक्सपेक्टेशन आ गई एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर की। और फिर आपने इसको सिंप्लीफाई किया, सारे टर्म्स को सेपरेट किया, अब वापस आप इसको एक्सपेक्टेशन की फॉर्म में लिखना चाह रहे हो। तो फिर से वही चीज़ देखेंगे कि अगर एक्स स्क्वायर के साथ पी एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन है, अगर एक्स के साथ एक्स पी एफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्स की एक्सपेक्टेशन है, और एक्स की एक्सपेक्टेशन को हमने म्यू कहा हुआ है। और अगर सिंपल पी ऑफ एक्स सम हो रहा है सारी वैल्यूज़ पे तो वो 1 हो जाएगा, और साथ जो भी कांस्टेंट था सिर्फ वही आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इन चीज़ों को सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आंसर आ गया एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस म्यू का स्क्वायर, और म्यू क्या चीज़ है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स। तो ये वेरिएंस का फार्मूला क्या बन गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर आप कंपेयर करो ना वहाँ पे अपने वेरिएंस के पुराने फार्मूला से, तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्कुल सिमिलरिटी है यहाँ पे। वहाँ पे भी अरिथमेटिक मीन के साथ जो एवरेज है उसको माइनस किया था स्क्वायर होल स्क्वायर करके, और शुरू में एक्स स्क्वायर का ही फंक्शन इन्वॉल्व हुआ था पहली टर्म, तो 2 टर्म्स थी उसमें भी। तो ये वेरिएंस ऑफ एक्स की जो है वो एक्सपेक्टेशन वाली फॉर्म आपके पास आ गई है। ये फॉर्म आपने याद रखनी है। रैंडम वेरिएबल दिया होगा तो उस रैंडम वेरिएबल का जब वेरिएंस निकालना होगा तो आपने उस वेरिएबल की एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालनी है पहले, और उसके बाद उस वेरिएबल की सिंपल एक्सपेक्टेशन निकाल के होल स्क्वायर करना है, और फिर ये डिफरेंस कैलकुलेट करना है, तो वेरिएंस उसका निकलेगा। ठीक है, जो कि कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम। अब एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन जो किस तरह निकालनी है, फिर से ना सोच में पड़ जाना, ये फार्मूला लिखा हुआ है। एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर रखेंगे और साथ एक्स का ही मैथ्स फंक्शन रखेंगे और एक्स की सारी वैल्यूज़ पे सम कर देंगे तो एक्स स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन निकल आएगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है। अब यहाँ पे वो क्वेश्चन भी उसने दे दिया। ठीक है, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, डाइस रोलिंग का एक्सपेरिमेंट है, एक सिंगल डाइस रोल किया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना। अब एक्स एक्स जो है वो है आउटकम सिंपल डाई की। ठीक है, आउटकम आपको पता है 1 से 6 तक वेरी करेगी अगर एक सिंगल डाई है।
तो अगर एक डाई है उसकी आउटकम 1 से 6 तक है तो वेरिएबल की वैल्यूज होगी 1 से 6 तक। और अगर आपने वेरिएंस ऑफ एक्स निकालना है तो पहले आपको वेरिएबल का स्क्वायर करना है, क्योंकि आपको चाहिए सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि निकलेगी एक्स स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स से। तो सबसे पहले एक्स की वैल्यूज़ आपने लिस्ट करनी है। अब यहाँ पे बिल्कुल डायरेक्ट किया हुआ है, और जिसने ये चीज़ कॉपी की सारी उसको मैं आधे मार्क्स भी नहीं देने वाला, ठीक है। तो पहले आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ लिस्ट करनी है 1 से लेके 6 तक सारी, कि ये आ गया आपके पास रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज़। फिर आपने वेरिएबल की वैल्यूज़ की स्क्वायर लिस्ट करनी है कि ये आ गए उनके स्क्वायर, तो वहाँ पे उन सब के स्क्वायर आ गए। और उसके बाद ठीक है, और उसके बाद आपने वेरिएबल के स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर इंटू पी एफ एक्स वाला समेशन सिंप्लीफाई करना है जो कि ये ऊपर दिया हुआ है, यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू पी एफ एक्स का सम किस तरह का होगा। और वो चीज़ सिंप्लीफाई करने के बाद इस तरह की बन जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स के स्क्वायर होंगे और उनके साथ एक्सपेक्टेशन होगी, उसके साथ पी एफ एक्स में वही चीज़ होगी जो कि प्रोबेबिलिटी अंडरलाइन एक्स की थी, यानी कि 6 का स्क्वायर है तो ये तो हो गया एक्स स्क्वायर, और साथ एक्स स्क्वायर के साथ पी ऑफ ये तो हो गया ना 6 स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, और साथ पी ऑफ एक्स के तौर पे 6 आने की प्रोबेबिलिटी, यानी कि अंडरलाइंग वेरिएबल एक्स की ही प्रोबेबिलिटी हम साथ लगा रहे हैं, ठीक है। कोई स्क्वायर करके अलग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट नहीं की है। तो हर वेरिएबल के साथ ऐसे ही करना है। 5 का स्क्वायर तो 5 की प्रोबेबिलिटी, 4 का स्क्वायर तो 4 की प्रोबेबिलिटी, तो इन सब को सम करेंगे तो 91/6 आ जाएगा जो कि एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की। फिर सिंपल एक्सपेक्टेशन भी निकाल ली, और वो इसने क्योंकि शुरू के सेक्शन में निकाल ली थी तो दोबारा नहीं निकाली, 7/2 वो शुरू में निकाल चुका, ठीक है। वो कैसे आई है, x इंटू पी ऑफ एक्स के सम के ज़रिए, यानी कि पहले आपने 1 लेना है और फिर पी ऑफ एक्स लेना है 1 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर आपने 2 लेना है और फिर 2 आने की प्रोबेबिलिटी, फिर आपने 6 लेना है और 6 आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आपके पास आ जाएगा सिंपल एक्सपेक्टेशन, यानी कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स जो कि फर्स्ट मोमेंट जिसको कहते हैं, ठीक है। अब मैंने मोमेंट की डेफिनेशन आपको बता दी हुई है, तो एक्सपेक्टेशन फर्स्ट मोमेंट है और एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो सेकंड मोमेंट है, ठीक है। तो आपने एक्सपेक्टेशन निकाल ली जो कि फर्स्ट मोमेंट है, तो आपने वो 7/2 सम कर दिया उसको सारे को, तो वो आपके पास 7/2 आ गया। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर में से आपने एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर माइनस किया तो आपके पास आया 35/12, ठीक है। तो ये 35/12 जो है वो इस रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस है जो रैंडम वेरिएबल आप डिफाइन कर रहे हैं बाय द आउटकम ऑफ अ सिंगल फेयर डाई, ठीक है। तो आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। अब वेरिएंस को एज एन ऑपरेटर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं, तो अगेन क्योंकि वेरिएंस की फॉर्म एक्सपेक्टेशन वाली ही है और एक्सपेक्टेशन जो है वो समेशन की फॉर्म में क्योंकि डिफाइन होता है, तो इस वजह से अल्टीमेटली वेरिएंस भी लीनियरली ही बिहेव करता है। लेकिन वेरिएंस अपने जो फार्मूला में होल स्क्वायर वाली जो नोशन है उसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट बिहेव करता है, और वो ये है, ये तरीका आप जनरल याद रख लें तो वेरिएबल्स के वेरिएंस ठीक निकाल लेंगे आप। और वो क्या है कि अगर आपने वेरिएबल का फंक्शन कर दिया है, यानी कि आपने x के बजाय अगर आपने ax प्लस b एक वेरिएबल है और आपने उसका वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस इन दोनों पे ज़रूर स्प्लिट होगा, लेकिन वो करेगा क्या, वो डेविएशन को इग्नोर कर देगा, डेविएशन ख़त्म हो जाएगी और कांस्टेंट को स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो ये वेरिएंस का बिहेवियर है कि वो डेविएशंस को इग्नोर कर देता है और स्केलर मल्टीपल्स में स्केलर्स को स्क्वायर कर देता है, ठीक है। तो आप अल्टीमेटली आप रिजल्ट देखो तो वो यही है कि डेविएशन ख़त्म हो गई है और जो है वो जो स्केलर है वो स्क्वायर होकर बाहर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से बिहेव करता है। लेकिन इसका जो है उसने प्रूफ दे दिया साथ में, और वो प्रूफ उसने इस तरह दिया कि आपने कहा था कि वो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो अगर मैंने अब क्योंकि मैंने x यूज़ कर लिया तो y कह लेना चाहिए, तो अगर मैं इसको y कह दूं तो वेरिएंस ऑफ y आपने किस तरह से डिफाइन किया था, आपने वेरिएंस ऑफ y कहा था कि एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y, उसको मैं y बार कह लेता हूँ, ठीक है। y माइनस y बार होल स्क्वायर, ठीक है। आपने ये कहा है ना, आपने कहा है कि एक्सपेक्ट वेरिएंस ऑफ y वुड बी इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस y बार होल स्क्वायर, और y बार क्या होगा, वो y की एक्सपेक्टेशन होगी। तो अगर y जो है वो x प्लस बी है तो उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, a म्यू माइनस a म्यू प्लस बी, वो बीच वाला माइनस एक्सपेंड कर देंगे तो फिर वो ये एंड वाला प्लस माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया
वाई की एवरेज आ गई, और अब यहाँ से इन दोनों को सिंप्लीफाई किया, ठीक है, और सिंप्लीफाई करने पे बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए कॉमन आ जाएगा और रह जाएगा एक्स माइनस म्यू, और जब x माइनस म्यू रह जाएगा और बाहर स्क्वायर भी हुआ हुआ है तो x माइनस म्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा, और वेरिएबल जो कॉमन लिया आपने a कांस्टेंट कॉमन लिया जो, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर का भी। एक्सपेक्टेशन में से कांस्टेंट एज इट इज़ बाहर लिखा जाता है, तो आपने इसको a स्क्वायर इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर लिख दिया, और एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस म्यू होल स्क्वायर को वेरिएंस ऑफ x लिख दिया, ठीक है। तो ये डिटेल्ड प्रूफ लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स यहाँ पे इंक्लूड किए हैं। तो ये वेरिएंस लीनियरली बिहेव करता है या नहीं, और जो ऊपर मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये तो वेरिएंस के फॉर्मूला की सिंप्लीफिकेशन हो गई ना। तो वेरिएंस शुरू से एक्सपेक्टेशन लीनियरली बिहेव करती है या नहीं करती, फिर वेरिएंस उसका फॉर्मूला डिराइव करना और उसकी और वो देखना कि वो लीनियरली बिहेव करता है या नहीं। वेरिएंस यहाँ पे ये 2-3 क्रोलरीज या सिंपल डेफिनेशंस के तौर पे यहाँ पे इसने बता दी हैं बातें, और ये सारे प्रूफ भी आपको आने चाहिए जो मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। ये वेरिएंस की लीनियरिटी, और इससे पहले वेरिएंस के फॉर्मूला की डेरिवेशन, और इससे पहले और इससे भी पहले एक्सपेक्टेशन की लीनियरिटी जो कि एक्सपेक्टेशन के सेक्शन के शुरू में आ गई थी। तो ये 3 चीज़ें तो आपको लाजमी आनी चाहिए। तो ये आपने वेरिएंस डिफाइन भी कर लिया और वेरिएंस की लीनियरिटी भी देख ली कि वेरिएंस जो है वो अगर आपने फंक्शन ऑफ वेरिएबल के ऊपर जब अप्लाई करना है तो आप उसको शॉर्ट करके ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, ये आपकी कैलकुलेशन को रिड्यूस कर देगा, ठीक है ना। आपने एक्स प्लस बी एक नया वेरिएबल बनाते, उसको वाई कहते, उसका नया मैथ फंक्शन आता, उसकी नई अपनी एक्सपेक्टेशन आती, ठीक है, और वो सारी चीज़ें इसकी अलग करते, फिर उसका वेरिएंस नहीं निकालते। तो बेहतर नहीं है कि आप डायरेक्ट आपका वेरिएंस ऑफ दिस नया न्यू फंक्शन जो है वो डायरेक्ट एक्स के अपने वेरिएंस से रिलेट होके आपको मिल गया एग्जैक्ट वैल्यू कि वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस बी जो है वो बी जो मर्जी रख दो यहाँ पे, ये ए स्क्वायर वेरिएंस ऑफ एक्स के बराबर ही आना है, बी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, और वेरिएंस जो है वो डेविएशन को इग्नोर खत्म कर देता है वो डेविएशन को, ठीक है। तो ये जो है इस तरीके से वेरिएंस हो गया, ठीक है। वेरिएंस का स्क्वायर रूट अगर आप कर लें और उसकी पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करें तो इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ तक हो गया स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, ठीक है। अब मुझे बताएं कि क्विज़ जो है मैं वो आपका लेता हूँ रैंडम वेरिएबल्स में से ही, क्योंकि आप लोग अगर अभी तक 2 लेक्चर हो चुके हैं वेरिएबल्स पे कम अज़ कम, तो अब तक आपको सिंपल रैंडम वेरिएबल्स की समझ तो आ जानी चाहिए, और असाइनमेंट अपलोड किए भी 2 दिन हो गए हैं, सो कम अज़ कम कुछ क्वेश्चन यहाँ से आपको अटेम्प्ट कर लेने चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको रैंडम वेरिएबल्स का भी देता हूँ, ठीक है। तो ये आपने जो है वो एज ए क्विज़ अभी सॉल्व करके मुझे दिखाना है, ठीक है। मॉडलिंग पे ही मैं क्वेश्चन ऐड कर दूँगा अभी। तो मुझे बताएं कि हमारी ओके क्लास सर। 6 बजे तक है। हाँ जी, सर आपने क्या पूछा अभी? मैं पूछ नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ कि जी अभी मैं थोड़ी देर में एक क्वेश्चन अपलोड करूँगा एज ए क्विज़ मॉडलिंग पे, ठीक है। वो आप लोगों ने अटेम्प्ट करना है, और वो क्वेश्चन ये रैंडम वेरिएबल्स की जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे कुछ दिन पहले ही अपलोड कर दिए थे, तो जी इन सर। इन ये क्वेश्चन सैंपल के तौर पे हैं। आप अभी बेशक मैं क्विज़ चलो मैं 15 मिनट बाद अपलोड कर दूंगा, शुरू कर दूंगा क्विज़ का टाइम, ठीक है। तो अपलोड अभी कर दूंगा, टाइमर क्विज़ का जो है वो 15-20 मिनट बाद का रख देता हूँ। आप ये 15-20 मिनट जो हैं ये रैंडम वेरिएबल का जो फर्स्ट 10 क्वेश्चंस हैं ये सारे बहुत आसान हैं, तो आप इनमें से कोई 1-2 भी ट्राई कर लें अगर अभी, या अब तक 2 लेक्चर हो गया तो अब तक आपने एक आध क्वेश्चन तो कर लेना चाहिए था खुद ही। तो वो आप अगर एक आध क्वेश्चन रैंडम वेरिएबल करके देख लें तो उस टाइप का मैं एक क्वेश्चन क्विज में भी दे देता हूँ, ताकि आपको एक सर आसान सा रैंडम 10 में से वेरिएबल होगा वो, करना। जी हाँ जी बोलो। इन 10 में से होगा क्वेश्चन जो आप अभी देंगे? इनमें से एक क्वेश्चन की तरह का होगा, ठीक है। अब ये एज इट इज तो नहीं ना देना, ये तो आप अभी जो है वो करके बैठ जाओगे या कर लिया होगा किसी ने, तो फिर वो सवाब के लिए वो सदका जारिया शेयर कर देगा। जी सर, ऐसा नहीं है ऐसी ना, ऐसा बात नहीं है क्वेश्चन, सर। असल बात ये है। तो इस वजह से मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूँ, लेकिन होगा इसी तरह का जो ये क्वेश्चंस हैं सामने आपके दिए हुए, ठीक है। तो अभी आप थोड़ी सी एक आध क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट करना है तो कर लें, तो मैं तब तक एक क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपलोड कर रहा हूँ वॉल्यूम पे। और कितने बजे शुरू करना चाहिए? 5 से 6 बजे तक कर लो फिर, ठीक है। यस सर, ठीक है, 5 से 6। 5 से 6,
अच्छा, रैंडम वेरिएबल में क्योंकि इतनी कैलकुलेशन है नहीं, तो टाइम मैं कम कर देता हूँ। आपको इससे पहले टाइम ले लो आधा घंटा, अगर आपने देखना है सेक्शन। तो क्विज के लिए टाइम मैं कम कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो सिर्फ आपने रैंडम वेरिएबल डिफाइन करना है और मैथ फंक्शन निकालना है। तो वो बिल्कुल रैपिड सी वो एक्सरसाइज है, लाइक 15-20 मिनट की एक्सरसाइज है। सर तो आप 5 अपलोड से कर। हाँ जी, 5 से 6 ठीक है। 5 से 6 1 घंटा? अच्छा, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन 1 घंटे वाला है नहीं। मैं आपको 15 मिनट का क्वेश्चन देता हूँ और उसके लिए 15 मिनट अगर मैं अपलोड करने के दे दूँ तो ये काफ़ी नहीं है क्या? आपको सर अपलोड काफी तो करने में है, पर सर इंटरनेट और कुछ आज लाइक हो, यानी कि बारिश वगैरह है कुछ इलाकों में भी, आपको भी पता कसूर में भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही है, तो इसी वजह से सर आज तो चलें 45 ठीक, मिनट है। मैं 40 मिनट्स कर देता हूँ। क्वेश्चन लेंथी नहीं रखता, ठीक है? क्वेश्चन मैं छोटा ही रखूँगा, लेकिन टाइम मैं 40 मिनट्स कर रहा हूँ। तो 40 मिनट्स में जो है ना वो आप लोगों ने वो अपलोड करना होगा, ठीक है? जी सर ठीक है। ओके हाँ, सर। 40 मिनट्स का थोड़ा ही रखूंगा ना, वरना मैं घंटा अगर रखवाओगे तो फिर मैं क्वेश्चन भी फिर उतना रख दूंगा कि वो आपको करने में भी घंटा लग जाएगा। सो इस वजह से शॉर्ट चीज़ें ठीक रहती हैं। ठीक है सर, तो छोड़ रखो। 40 मिनट्स का रख लेते हैं, सही है। और जो है ये सैंपल मैंने आपको बता दिया है। चलें भी ठीक है, आप कोई डिस्कशन कर लें आपस में बेशक, या जो 2 लेक्चर हो चुके हैं अब रैंडम वेरिएबल्स पे, तो देख लें रैंडम वेरिएबल मुख्तलिफ तरह के और हर एक का मैथ्स फंक्शन बनाना। तो काम जो है वो इतना ही होगा कि आपने मैथ्स फंक्शन जो है वो रैंडम, आपको अभी जो क्विज का टॉपिक है वो आपको रैंडम वेरिएबल पता होना चाहिए क्या होता है, और मैथ्स फंक्शन का पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है? और निकालना आना चाहिए। तो क्वेश्चन इसी में से होगा, ठीक है? रैंडम वेरिएबल और एंड मैथ्स फंक्शन। ओके सर, क्लास लीव कर सकते हैं? हाँ, क्लास लीव कर दें। अभी 2 लेक्चर्स जो हैं इनकी जो समरी है वो आप आपके बुक्स तो हैं, तो आप उनमें से वो उसको रिवाइज कर लें।